ओके, तो चलिए, तो जिन लोगों को डाउट है चैट में लिखिए, ट्राई करते हैं। देखिए, 8 से है। सो 8वां क्वेश्चन है कि x एंड y बी यूनिफॉर्म 0 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 4 से 16 में होने की प्रोबेबिलिटी है k माइनस पाई बाई 4। तो k क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन है। अब आप देखिए कैसे फाइंड करते हैं आप फंक्शन ऑफ 2 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, ये तो देखना है कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन 2 डायमेंशन। तो ये बोल रहा है कि अरे भाई देखो x यूनिफॉर्म 0 2 है, y भी यूनिफॉर्म 0 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि IID है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉमन है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, इसका ज्वाइंट PDF लिखोगे तो x का 1/2 और y का भी 1/2, तो ये मिलके 1/4 हो गया। कब? जब x 0 से 2 में रहेगा एंड y भी 0 से 2 में है, ये है ना। तो इसका जो सपोर्ट देखो क्या है, 0 2 मान लो 2, तो ये बॉक्स है, ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब सैंपल स्पेस जैसा, जो सिंपल प्रोबेबिलिटी में जो सैंपल स्पेस होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल की जॉइंट वैल्यूज हैं वो ये है। अब सीखने की कोशिश करो, देखो। सो ये आपका सपोर्ट है। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 16। तो समझिए ये 2 है ना, तो ये पॉइंट है 2,2। अब क्या करेंगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 4 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है। जब भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना हो तो यू फर्स्ट मेक, जब भी 2 डायमेंशन है, सो मेक द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का ग्राफ बनाओ फिर चेक करो आप। तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये रेडियस 2 का सर्कल है, तो ये कुछ ऐसा होगा। और रेडियस 4 का सर्कल 3 4 मान लो यहाँ पे है, लेट्स से 4 यहाँ पे है ना, तो मान लो 4 यहाँ पे है, 4 इधर है, तो ये 2 2 से पास तो नहीं करेगा, 2 2 यहाँ पे 4 + 4 8, 4 + 4 16 ना, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये जो पॉइंट है ना, तो इनसाइड रहेगा वो। सो ये कुछ इस तरह का सर्कल है रफली, ठीक। अब आप समझो आपको क्या करना है, तो जब भी हम किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस आपको ये ब्लैक जो शेडेड पोर्शन है सैंपल स्पेस है। अब आप ये देखोगे जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सैंपल स्पेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज 0 होता है ना, आप देखा होगा यहाँ भी लिख सकता हूं मैं 0 अदरवाइज, तो बाहर का रीजन वो 0 है PDF, तो अदरवाइज में चला गया, तो मुझे मेनली इस पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये जो मैं रेट सेट कर रहा हूं, रेट वाला पोर्शन जो है, इस पे मुझे इंटीग्रेट करना होगा किसको, ज्वाइंट PDF को। तो आपको आंख बंद करके इंटीग्रेट नहीं करना इस पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है ना, तो आपको देखना है कि सैंपल स्पेस में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 8, क्वेश्चन नंबर 8 है।
सो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 16। इसका हमने ग्राफ बनाया सैंपल स्पेस में, मुझे देखा ये वाला रीजन है। अब आपको इंटीग्रेट इसी सेडेड रीजन पे करना है, ठीक है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। तो यहां पे क्या करोगे, अब यू जस्ट डबल इंटीग्रेशन, जॉइंट पीडीएफ कितना है 1/4 dy dx। मुझे बताओ भाई y की लिमिट क्या होगी, कोई भी बताओ। वैसे y की लिमिट क्या लिखूं जिनको समझ आ रहा है, 4 - x स्क्वायर है ना। सो यहां से सिंपली ये जो लाइन है, मतलब ये जो कर्व है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, और यहाँ y पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है ना, तो 2 तक। अब ये जो स्ट्रिप बनाया देखो x एक्सिस पे कितना, इसका प्रोजेक्शन ऊपर से अगर देखेंगे तो x एक्सिस पे कितना है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो आंसर नहीं आ रहा है क्या, चेक करते हैं, चलिए। सो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो आ गया आपका 0 से 2। हाँ सर यहाँ पर हम वो कर सकते हैं ना कि स्क्वायर का एरिया माइनस वो सर्कल का। यस यस यस, ये भी सही है। हाँ माइनस मतलब डिवाइड, अच्छा लेकिन स्क्वायर, हाँ यस यस, ये आसान रहेगा वही तरीका, क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन होगी। आंसर तो फिर 4 आएगा। नहीं नहीं देखो देखते हैं, तो हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना है, अच्छा चलो एरिया ऑफ रेड, तो हमें क्या करना है रेड वाले पोर्शन का एरिया से डिवाइड करना है ये टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एरिया कितना है एरिया 4। चलिए अब रेड वाला पोर्शन क्या है 4 माइनस इस वाले पोर्शन का एरिया, ये तो क्वाड्रेंट हो गया ना, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा सर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर तो 2 है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, हां तो कितना होगा पाई इंटू 4/4 ना। यस सर। ये देखो तो 1 माइनस पाई बाई 4 आया, ये ध्यान से देखो 4 एरिया इस पूरे उसका है ना, तो ये भी सही, इतना करने से अच्छा है कि तुम डायरेक्टली, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ जो इवेंट की जिस प्रॉपर्टी निकाल रहे, मान लो ये इवेंट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ई है, तो सिंपल एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ एस, एस या ओमेगा जो भी लिखते हो सैंपल स्पेस। तो ई हमारा सिर्फ ये रेड वाला है, तो रेड वाला क्या होगा टोटल माइनस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई, देखो तुम जो मिस्टेक कर रहे थे सो जाते हैं, बताओ ठीक है ना। यस हां सर। तो ये 1 माइनस पाई बाई 4 हो गया। नहीं किया था। हाँ ये ध्यान रखना सैंपल स्पेस से भी डिवाइड करना है, क्योंकि सैंपल स्पेस का एरिया एरिया ऑफ ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी टाइप का हो गया, यूनिफॉर्म जब है तब, तो आ गया 1। ठीक है नेक्स्ट, तो ये 8th के बाद है 9:30। हाँ 30 9 देखते हैं, अभी चैट में लिख दो, मैं चैट में 1 बाय 1 चेक कर लूंगा, अगर कुछ रह जाएगा तो मुझे बताना। तो ये है 9 कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 be the IID exponential random variable with mean थीटा, यहाँ ऐसा दिख रहा है, वो थीटा दिख रहा होगा आपने देखिए, और जहाँ पे थीटा 1 है अगेंस्ट थीटा 2, ठीक है। देन द क्रिटिकल रीजन बता रखा है x बार मोर देन इक्वल टू k, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये है, द वैल्यू ऑफ k। ये सब एग्जाम पीवाईक्यू में इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, क्या डाउट है इसमें सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से होगा क्या? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल पे क्यों जाना है मुझे, आईआईडी प्राइस में कन्वर्ट करना है। हाँ आईआईडी एक्सपोनेंशियल थीटा है और h0 है, क्योंकि देखो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रही सपोज पीवाईक्यू वाले ऐसे क्वेश्चंस देखो बहुत सारे हर साल टेस्टिंग के हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, देखो पेपर जाके तो आपको मिलेगा अराउंड 8 to 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन टेस्टिंग का है टोटल, मैं कम बोल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। देखो एक पेपर में देखो कुछ लोग पूछते हैं सर क्या टॉपिक आते हैं, तुम खुद ही पेपर उठाओ पीवाईक्यू और काउंट कर लो कि देखो टेस्टिंग के कितने क्वेश्चन, एक बार उठा के काउंट कर लो, तुम्हें दिख जाएगा आइडिया, हर पेपर में काउंट करके देख लो। तुम्हें जानना है कि रैंडम वेरिएबल कितने आते हैं, एक बार खुद ही काउंट करके देख लो कि कितने मार्क्स के आए कितने, तो उससे तुम्हें एटलीस्ट
ये होगा कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे कितने मार्क्स के आते हैं, है ना। कोई बोल दिया, मान लो गलती से कुछ और बोल दिया, तुम अज्यूम कर लिए, तुम खुद ही पेपर जाकर पीवाईक्यू देखो, खुद ही चेक कर लो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से क्या है कि थीटा 1 और h1 में है थीटा इज इक्वल टू 2। सो क्या करना है, क्रिटिकल रीजन हमें बता रखा है, रिजेक्ट h0 इफ x बार मोर देन इक्वल टू k, ठीक है। तो अल्फा मुझे दे रखा है, तो ये अल्फा हेल्प करेगा k निकालने में। ये अल्फा क्यों दिया होता है, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, तो ये हमें दे रखा होता है k निकालने के लिए। इसके हेल्प से k आ जाएगा। अच्छा k ही पूछ रहा है, तो ठीक है, k ही पूछ रहा है मुझसे, तो आगे कुछ करना ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, और ये एक्सपोनेंशियल थीटा था, मीन थीटा, अब थीटा को 1 रख दो, तो थीटा को 1 रख एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। अब एक्सपोनेंशियल 1 में या क्या करना, तुम ओपन कर दो चाहो तो समेशन xi को, n तुम्हारा यहाँ 5 है, ठीक। तो अगर ओपन करोगे तो अल्फा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी समेशन xi i फ्रॉम 1 टू क्या 5 और मोर देन इक्वल टू 5k व्हेन थीटा इज 1। अब ईच xi एक्सपोनेंशियल 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ जो लेवल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे यूज करना आपको। तो सिंपली व्हाट यू डू कि आप जस्ट बताओ 2xi कर दूंगा। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा काई स्क्वायर में बदल लेते हैं, सही कह रहे हो तुम। तो अगर xi जो अभी मेरा है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो 2xi क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1/2, है ना। चेक करो, chi square हाँ एक्सपोनेंशियल 1/2 मतलब मीन 2 हो जाएगा इसका। तो काई स्क्वायर, ये काई स्क्वायर 2 हो गया। अब तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2xi यहाँ पे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10k। 2xi का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, 5 बार, तो क्या हो गया ये काई स्क्वायर 10 मोर देन इक्वल टू 10 टाइम k गिवन थीटा इज 1। और ये डेटा यहाँ पे चलो इस बार कम से कम दिया तो डेटा, हर बार ये लोग भूल जाते हैं। तो डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो यूज कर लो इसको, नहीं तो तुम अभी घर पे से सॉल्व करो तो तुम टेबल यूज कर सकते हो, टेबल से भी आ जाता है, तो वहां से भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो अब यहाँ से क्या करना, नोटेशन समझो जरा, ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है, नोटेशन। सो नोटेशन में क्या होगा कि आपको समझना है कि ये जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, सो इस तरह से है, मान लो तो क्या बोल रहा है कि 10, 0.05 18.3 है ना। तो मतलब ये जो नंबर है 18.30 जो नंबर है, बताओ इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है और पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना 0.05, बोलो। अरे की प्रोबेबिलिटी 0.05। हाँ आपको ये नोटेशन क्लियर है ना। तो इसका मतलब है काई स्क्वायर, इसमें लिखा है 10, 0.05, तो हम जानते हैं काई स्क्वायर 10, अल्फा n, अल्फा, तो अल्फा आगे की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, और ये 0.95। यहाँ क्या कह रहा है कि काई स्क्वायर 10 मोर देन 10k इज 0.05, सो दिस 10k इज नथिंग बट 18.30। तो ये जो 10k नंबर है ये इक्वल हो गया 18.30 के। ये यहाँ पे कह रहा है वो चीज, ये आपको नोटेशन समझ आना चाहिए क्या है। या यहाँ से समझ लो कि अगर काई स्क्वायर 10 और ये जो नंबर है दिस नंबर इज काई स्क्वायर 10, अल्फा, तो ये अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो ये नंबर है, तो ये अल्फा के इक्वल है, तो ये, और ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। सो दिस 10k गिवन है क्वेश्चन में 18.30, तो क्या आ गया 1.83, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट तो हो गया 9 हो गया ये। अब आगे देखते हैं 13, तो ऊपर से पहले चेक करता हूँ। सो यहाँ पे जो भेजा था शुरू में क्या था 8, 13 देखो, तो 8, 9 क्या 13 जो कह रहा है कि
वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e की पावर माइनस वाई अपॉन x प्लस 1 प्लस x dx dy. सो 0 से y माइनस 1 एंड 0 से इंफिनिटी. ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमें पहले अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये थोड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान काम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी डायरेक्ट चेंज करना, इंटीग्रेट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ x यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मुश्किल है. तो इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, या तो आप वेरिएबल चेंज करोगे या ऑर्डर चेंज करोगे. तो आप देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है या इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करना है. तो हम लोग चेंज करते हैं ऑर्डर यहाँ पे. क्यों? क्योंकि y एक बार ही है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है. e की पावर माइनस वाई टाइप का है या e की पावर माइनस 2y टाइप का है, जहाँ 2 की जगह कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उस तरह के इंटीग्रेशन है. तो y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन आसान है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे. अब इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को. देखते हैं. सो dy dx फंक्शन तो सेम रहेगा, इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि y के लेंगे. अब मुझे यहाँ लिमिट, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, तो ग्राफ बना लेते हैं, है ना. ग्राफ बनाना बहुत काम है, प्रोबेबिलिटी में भी ग्राफ बनाना पड़ता है, इंटीग्रेशन में भी. सो ग्राफ आपको सीखना पड़ेगा. तो यहाँ पे था कि y की वैल्यू जो है, जो x की वैल्यू है यहाँ पे इसमें बता रखा है 0 से y माइनस 1 और y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी. ये है अभी, ठीक है. 1 से इंफिनिटी था. अच्छा मैंने हाँ यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, थैंक यू. तो ये हमारा एक्चुअली 1 से इंफिनिटी होगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा. ठीक है, तो 1 से इंफिनिटी है, 0 से y माइनस 1, 1 से इंफिनिटी. ठीक है. अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पता ही है जब इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं. इक्वल रख देते हैं पहले ग्राफ बनाने के लिए. जैसे y x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, x इज इक्वल टू y माइनस 1, मतलब y बराबर x प्लस 1, तो y बराबर x प्लस 1, ये इस तरह से कुछ होगा कि x जब 0 है तो y 1 है और y जब 0 है तो x माइनस 1 है, तो y बराबर x प्लस 1 हो गया. एंड यहाँ पे y बराबर 1, तो y बराबर 1 की ये लाइन है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, x की वैल्यू 0, तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस से लेके x बराबर y माइनस 1, ये रीजन था. x बराबर 0, दिस वाज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y माइनस 1, और ये y जो है तो ये हमारा शेडेड रीजन है. सो दिस इज द फेवरेबल. अब बस आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर लेना है. तो अभी हम लोग पहले x का लिमिट लिख रहे थे, यहाँ dx था इसीलिए. अब dy है, इसमें y का लिमिट लगाओ. अब आप देखो, आप ऐसा स्ट्रिप बनाओगे तो यहाँ ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अब बताओ मुझे इसमें y की लिमिट क्या होगी स्ट्रिप में, x plus 1 to infinity. जी x प्लस 1 से इंफिनिटी. अब आपको देखना है ये जो स्ट्रिप कितना मूव कर सकता है, तो पीछे तक आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, आगे कोई लिमिट नहीं है, जाता रहेगा. तो कहाँ से 0, सो 0 से इंफिनिटी हो गया. करो इंटीग्रेट इसको. अब तो अभी तो y के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, e की पावर x को, मतलब e की पावर माइनस x को. अब इसको इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, पक्का, ठीक है ना. कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन है इसीलिए. और यहाँ पे y की लिमिट है x प्लस 1 से इंफिनिटी, और जो बचेगा उसको dx करेंगे. चलो, तो अब इसको आप करिए सिंप्लीफाई. तो यहाँ से 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, इसमें जहां जहां y है तो ये हो जाएगा 0 माइनस, जहां x है मतलब जहां y है उसको रखना है x प्लस 1, तो e की पावर ये माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो 0 से इंफिनिटी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो x प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस 1 को बाहर रख दो। अब ये गामा से नहीं हो जाएगा, देखिए गामा इंटीग्रल। सो सिंपली है e की पावर माइनस 1 जीरो से इंफिनिटी x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स जीरो से इंफिनिटी। बताओ जी आंसर आ गया। तो e की पावर माइनस, इसका आंसर क्या होगा, गामा 2 है ना, 2 सर x की पावर 2 माइनस 1 है तो गामा 2 इज 1 बस, यहाँ गामा 1 तो गामा 1 इज ऑल्सो 1, तो ये हो गया 2 e की पावर माइनस 1। पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो 2 अपॉन e, ठीक है जी। देखो तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। अब फिर से तुम देखो हर साल एक क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का आता ही है, तुम चेक करो पेपर में जाके। सो हर साल एक क्वेश्चन आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मिलेगा ही। तो क्या करना है, ऐसे 10 20 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ट्राई करके देखो, ये है। नेक्स्ट जो है तो ये हो गया आपके पास 16। अच्छा एक 16 भी देखो, 16 कह रहा है कि एफ एक्स वाई है एक्स टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दे रखा है। तो बात कर रहा है 0 1 की, ओके। तो इसमें क्या डाउट है भाई, किसका डाउट है, विकास बताइए इसमें क्या, किस ऑप्शन में डाउट है। सर ये f इज डिफरेंशिएबल हो रहा था 0 0 पे। हाँ एक्चुअली पता है जो कल भी आप एक क्वेश्चन में गलत कर रहे थे, कल जो हम कर रहे थे एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर ये मैंने उसी से किया था, मतलब बाई रूट ओवर स्क्वायर के स्क्वायर से किया था तो भी आ रहा था सर। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ डिफरेंशिएबल है क्या। सर हमारा भी आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये हालांकि इस तरह क्वेश्चन किए होंगे हमने। तो यहाँ पे क्या करना है, 0 0 पे बात करना, तो उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो f 0 0 तो 0 ही है, और fx 0 0 निकालोगे क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h 0। तो h 0 का मतलब हो गया h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, ये बनेगा ये h 0 में, एंड और अपॉन में h होता है तो ये 1 आ गया। चेक करना भाई, fy 0 0 लिमिट h टेंड्स टू k टेंड्स टू 0 so f ऑफ 0 k, जीरो आएगा सर। तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। और अब मुझे चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। तो उसमें ये था कि लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ एक्स, हाँ एफ एच के, तो ये बन जाएगा एच टाइम एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस एफ 0 0 0 है, माइनस एच टाइम एफ एक्स 0 0 ना, तो माइनस एच हो गया, एंड माइनस के टाइम एफ वाई 0 खत्म हो जाएगा, और रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, और 0 आनी चाहिए, 0 आएगी तो डिफरेंशिएबल होगी। सो यहाँ से लिमिट एच के टेंस टू 0 0, सो सिंप्लीफाई करो एलसीएम लो, तो h या इसको पूरा पूरा खोल दो, तो ये हो गया एच क्यूब माइनस एच के स्क्वायर माइनस एच क्यूब माइनस एच के स्क्वायर, ठीक, अपॉन में रूट अंडर स्क्वायर प्लस मॉड भी लिख सकते हो, विदाउट मॉड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा ना। हाँ अच्छा, डिनोमिनेटर रह गया ना, तो इनटू में ये डिनोमिनेटर उसका रह गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू रूट अंडर, हाँ अब क्या होगा, यहाँ से एच क्यूब कैंसिल हो गया। सर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से r रह जा रहा है। अच्छा, तो अभी ये है कि देखो यहाँ पर डिग्री जो है इसका 1 है, इसका 2 है, 3 डिग्री है, और न्यूमरेटर का भी 3 डिग्री है। चेक करो कैसे रह जा रहा है,
डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 3 है और न्यूमरेटर का डिग्री कितना है वो भी 3 है। चेक करते हैं, रुको। लिमिट hk टेंड्स टू 0 0, तो ये क्या है 2hk² मॉड बिठा देता हूं और h² प्लस k² की पावर 3/2। यहां तक तो ठीक है तुम लोगों का। अब ध्यान से देखो तुम, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा कर्व ढूंढेंगे। अच्छा, आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो इसको, तो जरा करो पोलर फॉर्म में, आर क्यू कट नहीं जाएगा, चेक करो। h² प्लस k² किसके इक्वल है, r² के। तो फिर सबका वैसे ऐसा आ रहा है, r टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा 2r³ cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ r² 3/2, r³ कट गया, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, कहाँ डिफरेंसिबल है, चेक करो भाई बाकी लोग। तो ठीक से कैलकुलेशन में चेक हुआ होगा, ठीक है। तो कल भी ऐसे ही था, कल भी सेम था ना। वहां देखो डिग्री एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ अभी डिग्री 3 यहाँ डिग्री 2 है, तो जब होता क्या है वहां जब हम कर रहे हैं तो एक नीचे डिग्री 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ डिग्री 2 है, एक डिग्री यहाँ ऐड हो गया, डिग्री 3 हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आरक्यू कैंसिल करवा देगा। सेम उसमें भी था, xy/√x² था, तो डिग्री 2 डिग्री 1 कल वाले क्वेश्चन में, तो एक h² k² ऐड होता है, डिग्री 1 ऐड हो गया, 2 डिग्री हो गई, तो वो कैंसिल हो जाएगा r², इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 16, 17 भी था शायद, 17 भी है। तो a coin has probability of head 1/3 and on other coin probability of head 1/2. One of the coin is selected at random from 2 coins. अच्छा एक मिनट इसको पूछता हूँ, सर 15 था, 15 भी था, एक मिनट। चलो इस देखते पहले, उसको बाद 15 पे आते हैं। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3, टेल की 2, अच्छा एक मिनट क्या है, अच्छा दो अलग अलग कॉइन है, एक कॉइन पे 1/3 है और दूसरे कॉइन पे 1/2 है हेड की प्रोबेबिलिटी। वन कॉइन इज selected at random from 2 coins it tossed, outcome on the tossed coin is head, then probability that it was a fair coin। यार ये सब तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसका डाउट है, क्या डाउट है इसमें बताओ। ये सब PYQ सॉल्व करो। जो बच्चा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिनको PYQ में जो बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, मतलब अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम मुझे जैम का 2005 से 2020 एक भी क्वेश्चन दे दो मैं सब कर दूंगा, या एटलीस्ट इतना भी कॉन्फिडेंस 99% क्वेश्चन कर दोगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का है उसके कंपैरिजन में। इसमें क्या नया है, मतलब मुझे बताओ जिसने ट्राई किया, क्या इसमें दिक्कत है, 17 दिन का डाउट है, क्या दिक्कत है। सर बेस फॉर्म से होगा ये। हाँ इजी है, मतलब ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। E1 E2 है और इट वाज अ फेयर कॉइन, तो दो अलग अलग कॉइन है, तो E1 है फेयर कॉइन का मतलब क्या, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी वाली, तो कॉइन 1 कॉइन 2 कर दो, तो E1 का मतलब मान लो कॉइन 1, E2 का मतलब कॉइन 2, ठीक है ना। देखो ये सब नहीं कर पाए तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन PYQs क्वेश्चंस। जो बच्चा PYQs के क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंट है तो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं कर दूंगा, मेरे में इतना ही कॉन्फिडेंस है, मैंने PYQ मुझे सारे अच्छे से आते हैं, तो उसी में मुझे इतना बड़ा तुम कुछ भी पूछ लो, मैं उस बेसिस पे जितना मैंने वहां से सीखे है ना, उस पे मैं कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन रह जाएगा अलग बात है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, बट इतना हमने वहां से सीख लिया है कि मैं उस बेसिस पे उस कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ। तो ये सब ऐसी क्वेश्चन तो है, जैसे कुछ नया क्वेश्चन है तो वहां सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, अदरवाइज वही कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी पिछले 20 सालों से पूछे जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं होने चाहिए ना। इसका मतलब आप वहां कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उसको रिपीटेडली सॉल्व करो बिना किसी हेल्प से, और जिस दिन ऐसा लगने लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए तो आने वाले भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, एटलीस्ट 90% क्वेश्चन इजीली कर दोगे। आने वाले जो आपके एग्जाम उसमें भी यही चीजें हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है वहां पे।
देखो फिर भी। सो E1 है क्वाइन 1 जिसपे हेड 1/3 वाला था, और E2 है क्वाइन 2, तो ये वाला फेयर क्वाइन है। क्यों फेयर है? क्योंकि इसमें हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हेड की और हाफ टेल की है, और यहाँ क्वाइन 1 जो अनफेयर है, नॉट फेयर है, या बायस्ड बोल दो, ये बायस्ड क्वाइन है ना। तो बायस्ड क्यों है? क्योंकि हेड की 1/3 है, टेल की 2/3 है, तो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो मतलब बायस्ड है ये। अनबायस्ड होता या फेयर होता तो इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती। सो ये अनफेयर तो हो तो गया। अब इसमें क्या करना है हमें? पूछ रहा है कि अब मुझे बता रखा है कि जो आउटकम है, आउटकम इज हेड, है ना। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हर साल बेस थ्योरम पे भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट या बेस थ्योरम पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, या तो इंडिपेंडेंट इवेंट वाले पे आएगा या बेस थ्योरम पे आएगा। तो ये अल्टरनेटिवली हर साल क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन है ये हालांकि यहाँ पे हाँ बेस थ्योरम का है ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है E2 गिवन A, और हो सकता है इसे पूछा तुम्हारा गलत हो गया हो, अगर तुम दोबारा ट्राई करोगे तो सही कर दोगे, फिर ये भी है पहली बार में गलत हो गया तो एक बार फिर से ट्राई करके देखोगे सही हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2। तुम इस बात से समझो, मैंने पिछले साल गेट का सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ाए थे, मतलब उसमें मैंने पिछले साल जो गेट बैच पढ़ाया था सिर्फ मैंने PYQ कराए थे, थ्योरी नहीं पढ़ाया था। गेट के 19 मतलब 2005 से 2023 तक के PYQ कराए थे, तो वो सॉल्व कराने के बाद मुझे इतना भरोसा हो गया मैं पूरा थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ। इस बार मैंने पूरा थ्योरी भी पढ़ा दिया गेट का, कि पूरी थ्योरी सारी 100% मैथ्स स्टैट्स पूरा, साथ में PYQ भी करा दिए पूरे। PYQ तो पहले भी कराए थे इसलिए आसान था मेरे लिए। लेकिन तो यही चीज, PYQ क्वेश्चंस के थ्रू तुम ज्यादा सीखते हो, क्योंकि वहां पे पॉइंटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेटेड कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। एक क्वेश्चन में एक पॉइंटेड कॉन्सेप्ट है वो तुम सीख लिए, दूसरे क्वेश्चन दूसरा सीख लिए, ऐसे में अगर 50 क्वेश्चन कर लिए तो 50 तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए। अब तुम एक साथ सोचोगे तुम्हें क्लियर दिखेगा कि यहाँ ये लगाना, यहाँ ये लगाना, यहाँ ये नहीं लगाना, यहाँ ये नहीं लगाना, इस तरीके से तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास अभी जैसे E2 A गिवन E2 इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है कि जस्ट डेटा यूज कीजिए। तो इसने कहा था कि वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ 2 कॉइन, एट रैंडम, ठीक है ना। तो 2 कॉइन है, एक कॉइन चुनना है मुझे, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E2 की कितनी होगी, 2 में से एक चुनना है ना, बताओ। मेरे पास 2 कॉइन है, एक कॉइन रैंडम उठाना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें सोचना पड़ेगा, बताओ। सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में तो है ना। ये तो एच अलग है, 2 में से एक कॉइन चुनना है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो आंख बंद करके जो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, तो क्या ही सोचना है। सो हाफ हाफ है, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हाफ है, कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन चुनने हैं, रैंडम है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी रखेंगे वहां पे, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये हो जाएगा। और A गिवन E1, मतलब अगर हम पहला क्वाइन चूज किए तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी, A हेड था ना, हाँ, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चन बता रखा है 1/3। A गिवन E2, अगर मैंने दूसरा क्वाइन चूज किया तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2। अब इतना ही चाहिए मुझे, ये सब है, इसको यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा आंसर बस। तो 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2, फिर 1/2 इंटू 1/3, तो 1/2 तो कॉमन लेके काट दो एक, सो बचेगा 1/2 और ये 5/6, इस तरीके से कर दो, तो 3/5 आ गया, चेक करो, ठीक है आगे। तो ये सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन में भी हो सकता है सेम ही ये है। 15 में क्या है, सो जो 15 है कि मैट्रिक्स दे रखा है आपको, पूछ रहा है इसकी नलिटी, ये सर फुल रैंक मैट्रिक्स आ रहा था, इसका 1 2 3 6 नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, ए का, ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x4, 3x4, तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, 3, 3। तो
अब तुम्हें पता है रैंक प्लस नलिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ डायमेंशन मैट्रिक्स के टर्म में डायमेंशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम कॉलम 4। अब इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? 3। तो मिनिमम नलिटी 1 तो आएगी। तो इसमें क्या डाउट है बताओ? सर मेरा सर फुल रैंक मैट्रिक्स आ रहा था, तो सर फुल रैंक मैट्रिक्स में x इक्वल्स टू 0 में यूनिक सॉल्यूशन ही तो आता। नहीं, फुल रैंक किसको बोलते हैं? फुल रैंक जो वर्ड मैं यूज करता हूं वो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज करता हूं कि n क्रॉस n की है ना? तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स का रैंक n है, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे अलग, यहाँ पे तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो यहाँ कॉलम डिसाइड करेगा वो चीज। तो आपको क्या करना होगा? तो रैंक ऑफ a इज 1, ax बराबर 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सोचो, ठीक है ना? तो इसका रैंक 3 आ गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि रैंक 3 आ गया, तो इसकी नलिटी 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब सिस्टम की बात करना है, तो इन्होंने कहा ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे रैंक a के बारे में सोचना है, तो रैंक a है 3, और रैंक a ऑगमेंटेड b के बारे में सोचना है, तो b के जगह 0 है, इसका रैंक भी होगा 3। तो रैंक a इज इक्वल टू रैंक a ऑगमेंटेड b इज इक्वल टू 3। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या 4 के इक्वल? अगर ये 4 आता ना, है ना, रैंक a इक्वल टू रैंक a ऑगमेंटेड b इज इक्वल टू n, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन होता। बट ये तो लेस देन 4 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसके पास। सो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक नहीं होगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसके पास। ठीक है, तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको हटा दिया। नेक्स्ट जो है, हो गया भाई। तो 14 भी है, क्या है इसमें डाउट? कि A कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जहां A इनवर्स A है, ओके, मतलब A स्क्वायर I है, ठीक ना? A से मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर I हो गया, और A 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, A स्क्वायर I है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है, ट्रेस A इज इक्वल टू A इनवर्स है ना इसमें तो। अरे तो A दोनों तरफ A इनवर्स से A से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? हाँ सही है। सही है। तो बताओ क्या दिक्कत है इसमें? और सर इसमें जो ये बता रहे हैं कि ट्रेस और डिटरमिनेंट इसका 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है। ट्रेस और डिटरमिनेंट का सम पूछ रहा है, सम ऑफ ट्रेस एंड डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। इसके पास आइगन वैल्यू क्या होगी सोचो, तो इसका जो होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस a, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू 0। जो एनिहिलेटिंग टर्म है यहाँ पे आ गया, सो लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। ये दो तो आइगन वैल्यू है ही, और तो इसका जो, सोचो ध्यान से, अब देखो समझो, इसमें क्या है कि A जो मैट्रिक्स उसके बाद 3 आइगन वैल्यू होगी, है ना? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n के मैट्रिक्स पास n आइगन वैल्यू है, तो 3 आइगन वैल्यू होगी। दो तो यहां से मिल गया। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 3 का होगा। 3 का होगा। आइगन वैल्यू 2 ही मिला है, तो इसका क्या मतलब है? लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, तो या तो ये होगा या फिर लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैरेक्टरिस्टिक, ये मिनिमल पॉलिनोमियल उसका ये हो जाएगा। सो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है जो हम लिखते हैं, चाहे कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कुछ भी हो, मिनिमल पॉलिनोमियल जो इसका है वो ये है, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2, ये होगा। क्यों? सॉरी, लैम्डा प्लस 1, क्योंकि इसमें लैम्डा की जगह a रखोगे ना, तो a माइनस आई इंटू ए प्लस आई का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ओके। अब यहां से सोचो तुम, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं? अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं इसके हिसाब से? 3 आइगन वैल्यू क्या क्या है?
बनाएगा 1 1 माइनस 1, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आइगन वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 माइनस 1। तो अगर ये तीन आइगन वैल्यू है तो ट्रेस क्या है बताओ, और डिटर्मिनेंट क्या है इसके हिसाब से। ट्रेस तो सर 1 हो जाएगा। हाँ, और डिटर्मिनेंट -1 -1, और अगर ये आइगन वैल्यू है तो ट्रेस क्या है, वो -1 हो जाएगा ट्रेस, और डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 सम क्या हो जाएगा इसका। 0 तो चाहे केस ये वाला हो चाहे केस ये वाला हो, सम हमेशा 0 ही होना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम ही तो पूछा है, तो कोई भी केस हो इसका सम हमेशा 0 होना है, डिटर्मिनेंट और ट्रेस का सम। ये आ गया। नेक्स्ट, सो कौन सा बचा भाई नेक्स्ट। सर पहले वाला स्लाइड एक बार। हाँ देखो, थोड़ा सा होगा। हाँ जी भाई, तो 18 कह रहा है कि x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन 1/थीटा, ठीक है। तो x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल मीन 1/थीटा है, तो रेट थीटा है इसका। t1 आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, t2 आपका 2n थीटा x बार है, तो n x बार समेशन xi हो जाता है, सो 2 थीटा समेशन xi लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तो हमने डिस्कस किया है, अब बताइए मुझे यहां से ये जो है ना xi जो है, xi का आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी को याद है। उसमें पाइवट क्वांटिटी क्या होता है, जो हम जब एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा वाले का कॉन्फिडेंस, 2n थीटा x बार। यही होता है ना, यही तो लिखा रहता है हाँ 2n थीटा x बार, और वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता था 2n, क्योंकि 2 टाइम xi जो होगा ना यहाँ पे, मतलब थीटा एक्चुअली थीटा x, अच्छा मैं छोड़ो ये बताऊं मुझे, आपका x है लेट्स से थीटा e की पावर माइनस थीटा x, और y बराबर मैं थीटा x ले लूं, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y, what is pdf of y, what is distribution of y, एक्सपोनेंशियल 1 चेक करो, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया ना, तो थीटा को अंदर शिफ्ट करो, थीटा टाइम xi एक्सपोनेंशियल मैं यहां से ये पूछना चाहता हूं, चलो थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं इसको मैं, तो एक मैं लेता हूं w इज 2 थीटा x, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या f w क्या होगा, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट हैं। ये क्या होता है, w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 1/2 e to the power minus जी, तो ये आप जानते हो, देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो जब 2 टाइम करते हैं तो एक्सपोनेंशियल 1/2 हो जाता है, मतलब काई स्क्वायर 2 हो जाता है, तो ये जो w का डिस्ट्रीब्यूशन है w इज काई स्क्वायर 2। अब यहां ध्यान दो, मैं थीटा को इनसाइड शिफ्ट करता हूं, तो सो इसको ऐसा लिखो तुम, समेशन 2 थीटा xi i फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने यहां डिराइव कर दिया, क्या है काई स्क्वायर 2, और सम कर रहे हो n टाइम, तो क्या होगा काई स्क्वायर 2n, तो t2 का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 2n, और ये तो थ्योरम ही था डायरेक्टली कि t अगर एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल विथ व्हाट पैरामीटर, r, n - नहीं
फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ये, यूनिफॉर्म के लिए तुम बता रहे हो, तुम जो बता रहे हो यूनिफॉर्म सैंपल के लिए, ये एक्सपोनेंशियल सैंपल है एन थीटा। हाँ रेट ऐड होता चला जाता है, तो जैसे सैंपल साइज एन है, थीटा है, तो रेट ऐड होता चला जाएगा, तो रेट आपका एन टाइम हो जाएगा, तो एन थीटा हो गया। तो देखो ध्यान से, T1 कह रहा है काई स्क्वायर 2n है, गलत कह रहा है, T2 काई स्क्वायर 2n है, सही बात है। तो इसका ये काई स्क्वायर 2 है, समेशन काई स्क्वायर 2n, और ये पाइवोटल क्वांटिटी था जब इसका हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव कर रहे थे। तो मैंने जब थ्योरी पढ़ाए थे मैंने प्रूफ करके दिखाया था, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकते थे, लेकिन जब मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ाया तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाने के बजाय मैंने प्रूफ करके दिखाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता कैसे है। तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो ये हमारा पाइवोटल क्वांटिटी बना था इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल थीटा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n था, इसीलिए एक्सपोनेंशियल थीटा का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है वो काई स्क्वायर 2n के टर्म में ही आता है। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n, ठीक है, तो ये ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे मीन देखो, अब ध्यान रखना, वो पहला ऑप्शन में क्या किया इन्होंने कि T1 है एक्सपोनेंशियल, तो मीन n थीटा कह रहा है, लेकिन यहाँ रेट n थीटा, इसका मीन 1/n थीटा होगा। अगर आप लिखोगे तो ये जो T1 है इसका जो रेट है वो n थीटा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 जो होगा 1/n थीटा होगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि उसका मीन 1/थीटा है ना, इसीलिए, तो इसलिए पहला गलत है। अब देख लो, अगर डाउट है तो बताओ, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए। सो 23 कह रहा है कि 19, तो मैं 14, 15, 16, 17, 18 सारे सॉल्व किया हूँ, 19 भी। अच्छा, तो 19 में क्या डाउट है? देखो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग PYQ ठीक से कीजिए, ये PYQ का ही क्वेश्चन है। किस ईयर का है देख के बताओ भाई, 11-12 का होगा। अब ये सब अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे सर ऐसे टाइप तो PYQ में होता ही है। नहीं ये सेम ही, आई थिंक ये PYQ का ही है, जहां तक मतलब नहीं भी है अगर 13 का है ना, क्योंकि ये सेम ही है। अब इस तरह क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो बुरी बात है ना। मैंने कई बार स्ट्रेस दिया कि PY देखो, सिलेबस एंड PYQ ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एग्जाम के प्रिपरेशन का, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस ढंग से आता हो और उसके जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको सॉल्व करने आते हो। मतलब जैसे आप लड़ने जा रहे हो, पहले से बता रखा है कि मेरा क्या लेवल है, आप उस लेवल तक पहुंच नहीं रहे हो, आपको पहले से पता है ना कि एग्जाम का क्या लेवल है, कहां से पता चलता है एग्जाम का लेवल, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं। अब ये सब नहीं कर पाओगे, पुराने वाले क्वेश्चन नए वाले कैसे करोगे आप, इन्हीं कॉन्सेप्ट नया वाला भी आएगा। तो जब आप पुराने वाले पेपर जो आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है वो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सीखो ना समहाउ। अब यहाँ क्यों ज्वाइन किए हो कोचिंग, सीखने के लिए। तो आप देखो मेरे बैच 3 में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब बैच 3 जब मैं डिस्कस कर रहा था तो क्लास में 20, 25, 30 बच्चा ज्वाइन करता था मुश्किल से, है ना। तो आप लोग उन्हीं में से हो जो लाइव क्लास नहीं करते थे बैच 3 का, इसलिए आपको नहीं आ रहा है। जो बच्चा बैच 3 का लाइव क्लास ठीक से किया है, जो नहीं भी किया है, जो खुद से घर पे सॉल्व किया है PYQ, क्योंकि जरूरी थोड़ी मैं ही कराऊंगा तभी आपको आएगा, आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल तो है ही नहीं। जो बच्चा सिलेबस ठीक से पढ़ लिया तो इजीली कर सकता है सारे PYQ। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्यों कहता हूँ सॉल्व करो PYQ उसको, ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर ना, ये सब क्वेश्चन में ना फंसो आप। ये तो PYQ का ही क्वेश्चन है, नहीं भी तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, तो इन सब में तो मत फंसो। और ये सब फंसे तो PYQ सॉल्व करो, डेली एक PYQ एक मॉक टेस्ट, एक PYQ एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो, ये चीज है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों को PYQ सॉल्व नहीं, एग्जाम में भी आपसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा जादू थोड़ी एग्जाम में कोई होगा कि आप घर पे जो क्वेश्चन पहले से मार्केट में अवेलेबल है वो आपसे नहीं हो रहा है, और जो आने वाला है नया क्वेश्चन वो आप कर दोगे। ऐसा कोई जादू एग्जाम में होगा ही नहीं। तो आपको खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन अभी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस के हैं एग्जाम्स के, एटलीस्ट वो तो जानो आप कि हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वो तो कर पाओगे। ये है सीधा नए क्वेश्चन तुमने कोचिंग के मटेरियल उठा लिए सॉल्व कर रहे हो, अरे भैया वो फालतू क्वेश्चन भरे पड़े हैं उसमें, उसको तुम सॉल्व किए जा रहे हो, जिसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है उन क्वेश्चंस का, तुम्हारे एग्जाम से स्पेशली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अब तुम्हें मैं ISS से सारे क्वेश्चन उठा के दे दूं, ठीक है प्रैक्टिस के लिए इज फाइन, बट तुम अपना सिलेबस भी तो देखो। या मान लो कोई दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन उठा के दे दूं, PhD लेवल के एग्जाम उठा के तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा लेवल वो थोड़ी तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो पहले तुम ये तो देख लो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है,
ये देख लो तुम्हारे पिछले साल जो एग्जाम्स हुए हैं जो जैम के, उसमें क्या पूछे गए हैं, तो उस लेवल तक तो जाओ, फिर आप और ऊपर लेवल तक जाना। आप ग्राउंड फ्लोर पे हो नहीं, आप 100वें फ्लोर पे चढ़ रहे हो सीधा सीधा। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल ऐसे इंक्रीज होगा ना। तो जिन लोगों से क्वेश्चंस नहीं हो रहे मॉक टेस्ट के, आप मॉक टेस्ट भी करते रहो, मार्क्स नहीं भी आ रहे तब भी सॉल्व करते रहो, क्योंकि बेकार ही जाना है टेस्ट। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो एंड में आपके टेस्ट तो वेस्ट ही चले गए ना। अब क्या हो रहा है, तुम देखो 400 बच्चे अराउंड हो गए ग्रुप में, है ना, तुम देख रहे होगे इसमें जैम गेट सबका मिला के। अब कितने बच्चे टेस्ट दे रहा है तुम्हें पता ही है, 30 40 50 बच्चे टेस्ट दे रहा है। अब फिर ये बाद में कहेंगे क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट ही कर रहे हैं ना, अब उनको लग रहा है जब तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं करो, टेस्ट दो, सीखते रहो, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, सीखते रहो। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनेगा, धीरे धीरे सीखोगे। तो ये सब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। आप मुझे बोलो मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे नुकसान थोड़ी है सॉल्व करने में, लेकिन मैं ये पहले भी कर चुका हूँ सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चंस। जो बैच 3 के वीडियोस हैं, बैच 3 जो हमने पीवाईक्यू सॉल्व कराए 2023 से स्टार्ट किया 2005 तक, मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया जो बच्चों ने पूछे हैं। बाकी आसान रहे इसलिए पूछे नहीं होंगे ये है। और आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किए तो आपको पता ही नहीं चला कि आपके क्या डाउट है क्या नहीं है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो अभी भी उसको ठीक से सॉल्व करो, और जो हेल्प हो पहले खुद सॉल्व करो, फिर हेल्प की जरूरत है तो बैच 3 का प्लेलिस्ट देखो, नहीं समझ आ रहा फिर डाउट क्लास डेली 6 to 7 चल रही है, उसमें डिस्कस करो, इसमें है। अब बताओ मैं इसको सॉल्व करूँ या क्या कर देता हूँ, देखो बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजी। इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, पूरा पीवाईक्यू करा दिया, और जो बच्चा मेरे साथ चल रहा है तो उसके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अब जो साथ नहीं चला तो आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा, एग्जाम 1 महीने बचे हैं, नहीं तो एक अगले साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ये है। ओके सो ये कह रहा है कि एक्स बी अ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पीडीएफ। ये है थीटा या तो 1 होगा या 2 होगा। अब आपको पूछ रहा है मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। अब यहाँ मुझे क्रिटिकल रीजन नहीं पता है तो मुझे सोचना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन कैसे निकालूं मैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट था, है ना, उसको यूज करना है। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाइए आप, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k। अब ये सब चीजें हमने सिलेबस में कवर की हैं, इसलिए पहले सिलेबस पढ़ाते हैं फिर पीवाईक्यू हो रहा है ना, इस तरीके से फिर मॉक टेस्ट हो रहा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन जब थीटा 1 है अपॉन जब थीटा 2 है लेस देन इक्वल टू k। अब पहले इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लीजिए आप। तो आपके पास सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये बोल रहा है सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन वही होता है जो आपका पीडीएफ है, या अगर डिस्क्रीट होता तो पीएमएफ है सेम। सो दिस इज थीटा प्लस 1 एक्स की पावर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर h0 मतलब आओगे थीटा को 1 रखना है इसमें, तो थीटा को 1 रखो तो 2x और थीटा को अगर हम 2 रखेंगे तो 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k। इसको सिंप्लीफाई करो या k1 ले लो तत्काल, तो यहां से आ जाएगा कितना लिखूं 1 बाई, सीधा सीधा कर देता हूं मैं, तुम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो समहाउ आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू सम k2, ठीक है, क्योंकि ये x कट जाएगा बाकी को राइट में भेज दो तो उसको k2 नाम दे दिया। सो दिस इज अ क्रिटिकल रीजन, x मोर देन इक्वल टू k2 आ गया, या c ले लो, k2 की जगह c ले लो या k ले लो। सो x मोर देन इक्वल टू c इज द क्रिटिकल रीजन। अब क्या करना है, मुझे साइज दे रखा है, तो ये साइज क्यों दे रखा है टेस्ट का, क्योंकि यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी। अब c की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी फिर मैं पावर का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू c मेरा क्रिटिकल रीजन है, ये है ना, ये है रिजेक्टिंग h0, ये कब कंडीशन है रिजेक्टिंग h0 की। सो ये है रिजेक्ट h0 इफ, और यहाँ से अल्फा है कितना 13/49। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू c व्हेन h0 इज ट्रू, थीटा इज 1। तो जब थीटा 1 है, देखो पीडीएफ क्या है,
तो उस पीडीएफ में 13/49, जब थीटा 1 रखोगे पीडीएफ तो पीडीएफ बनेगी आपकी ठीक है। और तो पता है एक चीज और, जैसे पीवाई क्यू मुझे सॉल्व नहीं करवाना चाहिए, तो मैं सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व क्यों कराता हूँ? उन कमजोर बच्चों के लिए जो सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है वो खुद भी कर लेगा पीवाई क्यू। मतलब जो मैंने बैच 3 में एक एक पेपर डिस्कस किए, मेनली मेरा वहाँ टारगेट था वो बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं है उनके लिए था। जो अच्छे बच्चे वो तो खुद भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्या है 60 क्वेश्चन में 2 4 5 क्वेश्चन में डाउट आएगा, ये चीज है, बाकी तो कर ही लेंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन क्यों कराता हूँ? ताकि जो बच्चे एवरेज हैं उनको बेनिफिट हो, इसीलिए। लेकिन अभी आप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि आप जितना एफर्ट्स कर रहे हो वही आपका रिजल्ट दे रहा है। मैं कितना कर रहा हूँ, मैं सबके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो वो सब होगा। जो बच्चा खुद एफर्ट्स कर रहा है उसका रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा, ये है। तो 13/49, तो यहाँ से क्या आ गया, x मोर देन इक्वल टू c, थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पे। तो यहाँ से पीडीएफ बना मेरा 2x, और x 0 से 1 में, मतलब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है 2 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंटीग्रेट करो c से लेके कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि x का सपोर्ट है 0 से 1, तो c से 1 में इंटीग्रेट करो 2x dx, तो x स्क्वायर आ गया, लिमिट है c से 1, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, तो c स्क्वायर आ गया 1 माइनस 13/49, कितना होगा ये 36/49, तो c आ गया आपका 6/7, ये आ गया। तो यहाँ से ये क्रिटिकल रीजन का c मिल गया मुझे। तो अब मेरे पास c 6/7 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया, अब रिजेक्ट h0 इफ x is more than equal to 6/7, यहाँ से। अब क्या करना, मुझे पावर निकालना है। सो पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 इज ट्रू मतलब थीटा को अब मुझे 2 रखना होगा। तो अब ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है थीटा को 2 रख के पीडीएफ में। तो जब मैं थीटा को 2 रखूंगा पीडीएफ में, तो और अभी देखो, अभी तुमने देखा होगा मैंने जो हमारा डिस्कशन ग्रुप उसमें सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। मैंने 1 महीने बचे हैं, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा क्या नुकसान है ना। चाहे जिसने सिर्फ मॉक टेस्ट लिया है उसको भी सारे रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस दिया मैंने, ड्राइव का भी एक्सेस है सबका, कि 1 महीने बचे हैं, जो फायदा उठा सकते हैं उठा लो। उसमें मेरा कोई लॉस थोड़ी है, मुझे जो फीस आना था आ गया, अब ऐसे देना भी नहीं किसी को, ये चीजें हैं। तो उसमें तुम्हारा फायदा है, तो मेरा नुकसान तो है नहीं कुछ, उसमें मेरा लॉस थोड़ी होगा। तुम अच्छा कर जाओ ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने सारे एक्सेस सबको दिए हैं, अभी जो फुल पैकेज वाले बच्चों का एक्सेस है अभी मैंने वो सारे एक्सेस हर बच्चे को है अभी, कि उससे तुम्हारा ही बेनिफिट है। अब जो जितना बेनिफिट उठा पाएगा उतना अच्छा करेगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि मुझे यही पता है कि 1 महीने में तुम वो सब नहीं कर सकते। कि जो बच्चा मेरे यहाँ 1 साल पहले आया है और जो 1 साल से एफर्ट्स कर रहा है, अभी तुम आए हो तो तुम उतना तो एफर्ट्स नहीं करोगे 1 महीने में, चाहे मैं तुम्हें सारी सर्विसेज दे दूं, फिर भी उसका फायदा उधर उठा पाओगे। लेकिन ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, ये है। तो यहां से क्या होगा, 6/7 से 1। अब क्या करना है आपको, ये x का पीडीएफ यूज करना है कब, जब थीटा 2 होगा। तो थीटा 2 रख दो इसमें, तो थीटा 2 रखोगे तो आपका पीडीएफ बन जाएगा यहां से 3x² और x बिलोंग्स टू 0 1, यही सपोर्ट है इसका। तो अब क्या करना है आपको, 6/7 से 1 में इंटीग्रेट करना है 3x² को। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x³ हो गया, x³ 6/7 से 1, तो यहाँ से 1 माइनस है ना, सो यहाँ से 1 माइनस, अब 6/7 का होल क्यूब, देखिए आंसर आ जाएगा, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो यही आएगा 127/343। चेक कर लो भाई इसको कैलकुलेशन करके। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36 into 1 216 ना, 216 अपॉन तो ये एक्चुअली 1 माइनस 216 अपॉन 343 है, यही आएगा। तो आपको समझना है क्या करना था, क्रिटिकल रीजन निकालना था। क्रिटिकल में सी नहीं था तो सी निकालना था, कैसे, अल्फा को यूज करके। सी आ गया तो उससे पावर निकल गया। तो ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू का, यही क्वेश्चन आया होगा। तो ये सब आने चाहिए आपको।
और नहीं आ रहा तो सीखो, क्योंकि आप सीखने ही आए हो और 1 साल का प्रिपरेशन सीखना ही है। कोई परफेक्ट आता नहीं है, कोई बच्चा आया और धीरे धीरे सीख रहा है, गलतियां करके प्रैक्टिस करके धीरे धीरे सीख रहा है। आपको सीखना है, और जैम निकले ना निकले, अगर आपने नॉलेज है ना तो यही नॉलेज आपको फ्यूचर में एमएससी में काम आएगा, यही नॉलेज आपको आईएएस तैयारी करो उसमें काम आएगा, कोई भी स्टैटिस्टिक्स एग्जाम है उन सब में ये नॉलेज काम आएगा। तो सीखना जरूरी है, लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे अगर अच्छे से सीख लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 19 के बाद? 28 सर। 28 का है कि हाँ, ये हम आज डिस्कस कर रहे थे ना, तूने पूछा था बताया नहीं था मैंने। ठीक है, देखो तो 3 कॉइन हमने टॉस किया यहाँ पे। ठीक, तो हमने 3 कॉइन टॉस किए, तो हमें सैंपल स्पेस तो पता ही है, HHH, HHT, THT, THH, TTH, अच्छा इसमें HT वाला रह गया, तो HTH, HTT, TTH एंड TTT। ठीक है, तो ओके, ये सैंपल स्पेस है। अब ये कहना चाह रहा है कि क्या है, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 कॉइन्स। तो बताओ x का सपोर्ट क्या होगा? x का सपोर्ट क्या है? नंबर ऑफ हेड इन फर्स्ट 2 कॉइन्स। EH और 2H और स्टैंड सेकंड। नहीं, मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? नंबर्स, नंबर ऑफ हेड्स। पहले 2 टॉस में कितनी बार हेड आ सकता है? 3 और 2। हाँ, 0 1 2 3। अरे 3 कैसे हो जाएगा? पहले 2 टॉस की बात कर रहा है ये। ओके ओके, 2 तक आया। x इनटू द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, o a w इधर हो गया है। फर्स्ट 2 कॉइन्स, मतलब पहले 2 कॉइन पे, पहले 2 कॉइन की बात कर रहा है ये, सिर्फ फर्स्ट 2 कॉइन की बात कर रहा है। तो मतलब हालांकि एग्जांपल थी ना, तो पहले 2 कॉइन में या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, एक बार या 2 बार आएगा। y का जरूरत नहीं है यहाँ पे, छोड़ो। z है, z डिनोट नंबर ऑफ हेड्स ऑन लास्ट 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन पूछा उसमें z और x चाहिए बस, y का जरूरत नहीं, y इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, y की जरूरत नहीं है। तो x है नंबर ऑफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस या फर्स्ट 2 कॉइन्स, और z है नंबर ऑफ हेड्स ऑन लास्ट 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑन लास्ट 2 कॉइन्स। ठीक है, सो लास्ट के 2 कॉइन्स पे नंबर ऑफ हेड है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। ठीक है, x 0 1 2 और z भी है 0 1 2। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन z गिवन x इज इक्वल टू 1। तो कोई इसका डेफिनेशन बताओ, इसको ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा ये? सर इसमें x तो फिक्स हो जाएगी 1 ऐड। मैं क्या लिखूं? एक्सपेक्टेशन ऑफ z का फॉर्मूला पता है ना, तो उसी बेसिस पे ओपन करूं, बताओ क्या लिखूं मैं इसको? अगर डबल एक्सपेक्टेशन लेते हैं नहीं नहीं, डबल क्यों आएगा भाई? मुझे, अरे भाई तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ z का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, तो सर इसका सैंपल पे लेंगे 0 1 2 इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी ईच की z इनटू प्रोबेबिलिटी, कैपिटल Z है स्मॉल z, यही ना? हाँ, तो स्मॉल z ऐसा लिख देता हूँ, कैसे भी यार t के टर्म में लिख लो, दिक्कत है तो ऐसा लिख लो, k इनटू प्रोबेबिलिटी z एट k। k की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 1 2। तो क्या डिफरेंस आ रहा है अगर z गिवन x बराबर 1, इसमें क्या डिफरेंस आएगा? एक्सपेक्टेशन z गिवन x बराबर 1, तो फिर भी z का ही एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, बस एक कंडीशन मुझे गिवन है, तो यहाँ गिवन लग जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ गिवन लग जाएगा, बस यही है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये k 0 1 2 रख सकते हैं हम। अब मुझे ये जरूरत है कैलकुलेट करने की, अगर इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा ये? इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि k को मैं अगर 0 रख दूं तो है ना, z का सपोर्ट है ना, k क्या है? z का ही तो सपोर्ट है ये z, तो मतलब k जो है z का सपोर्ट है। 0 1 2, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 1 रखेंगे तो 1 इनटू, तो प्रोबेबिलिटी z बराबर 1 गिवन x बराबर 1, फिर 2 रखेंगे तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी z बराबर 2 गिवन x बराबर 1। अब ये बताओ, ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर निकाल। देखो, तो इसके आंसर निकालने के लिए मुझे ये चाहिए प्रोबेबिलिटी z बराबर 1 गिवन x बराबर 1, z बराबर 2 गिवन x बराबर 1। तो ये देख लेते हैं,
तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब क्या है, z था लास्ट 2 टॉस में नंबर ऑफ हेड्स, तो लास्ट 2 टॉस में एक हेड मिलेगा, और x है पहले 2 टॉस में नंबर ऑफ हेड्स, तो x बराबर 1 का मतलब है पहले 2 टॉस में एक हेड मिलेगा। इसका क्या मतलब है, कौन कौन से फेवरेबल, देखो ध्यान से, अब इसमें से चुनो, सैंपल स्पेस में से चुनो वैसे आउटकम्स जहां पे लास्ट 2 टॉस में भी एक हेड आया हो और पहले 2 टॉस में भी एक हेड आया हो। तो इसका क्या मतलब है, मतलब बीच वाला हेड हो, है ना, जो सेकंड टॉस होगा वो हेड ही होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पहले 2 टॉस में एक हेड हो और लास्ट 2 टॉस में एक हेड हो। 3 टॉस किया मैंने, तो मतलब बीच वाला हेड फिक्स कर दिया, तो THT हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ THT, और कोई फेवरेबल आउटकम होगा सर HTH भी तो हो सकता है। यस, हाँ वही बोल रहा हूँ, तो आउटकम HHT होगा, HST नहीं होगा, क्योंकि HST में पहले 2 टॉस में 2 हेड आ गया, लास्ट 2 टॉस में 2 हेड आ गया, HHH में नहीं होगा, मतलब वो होगा जो कह रहे हैं। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गया THT, या HTH भी फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि पहले 2 टॉस में एक हेड है और लास्ट 2 टॉस में भी एक हेड है। फाइन, और कोई होगा, देख लो 8 आउटकम, तो ऐसा तो यही दोनों आउटकम होगा कि फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड हो, लास्ट 2 टॉस में एक हेड हो, ये है, ठीक है ना, ये दोनों आउटकम होंगे। हाँ, तो ये 2 हो गए। अब डिनोमिनेटर में आओ, x बराबर 1, तो x था नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस जो हैं उसमें नंबर ऑफ हेड्स, तो एक हेड चाहिए पहले 2 टॉस में, तो बाइनोमियल से भी कर सकते हो तुम सॉल्व, या फेवरेबल आउटकम भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या आउटकम फेवरेबल हो जाएगा, ये एक साथ लिख देता हूँ मैं, तो ये था THT और HTH, ये था दोनों। यहाँ बताओ फेवरेबल आउटकम जहाँ लास्ट 2 टॉस में एक हेड आया हो, सॉरी x था हेड इन फर्स्ट 2 टॉस, सॉरी x इज द फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस में एक हेड आया हो, देखो यहीं से देख लो, पहले 2 टॉस में एक हेड, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये है एक, ये भी है, बस 4 है ना, तो 4 आउट ऑफ 8 डायरेक्टली कर देता हूं मैं, तो ठीक है ना, THT, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे THT, THH, फिर HTT, HTH, पहले 2 टॉस में एक हेड है, पहले 2 टॉस में एक हेड है, ये आउटकम्स ले लिया। तो ये हो गया न्यूमरेटर में 2 आउटकम आउट ऑफ 8, डिनोमिनेटर में 4 आउटकम आउट ऑफ 8, तो 2/4 का मतलब 1/2। ये 1 कैसे लिखा है, अच्छा सॉरी, मैं तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ अभी, एक और बचेगा ना सर। हाँ अभी यहाँ पुट करना है मुझे, तो हमने इसका आंसर भी निकाला है 0 प्लस, अभी मैंने इसका आंसर 1/2 निकाल दिया, 2 into, अब इसका आंसर निकालना z बराबर 2 गिवन x बराबर 1, सेम तरीके से आएगा। तो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 2 गिवन x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब यहां समझो फिर से, z बराबर 2 मतलब लास्ट 2 टॉस में 2 हेड आया हो, x फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड आया हो, फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड हो और लास्ट के 2 टॉस में क्या क्या होगा, हाँ ये देखो लास्ट 2 टॉस में 2 हेड है, तो HS तो फिक्स हो गया, सर वो पहला वाला और फोर्थ वाला केस बनना है सर, मुझे तो लगता है 0 आएगा सर इसमें। अरे 0 क्यों आएगा, z बराबर 2 है ना, मतलब आखिरी 2 टॉस में, ये तो है ही THS तो ओके है ना, देखो THH तो सेटिस्फाई कर रहा है, z बराबर 2 का मतलब आखिरी 2 टॉस में 2 हेड आया हो, तो आखिरी 2 टॉस में 2 हेड आया हो, इस मतलब पहले 2 टॉस में एक हेड आया हो, पहले 2 टॉस में एक हेड आया हो, ये तो है फेवरेबल आउटकम। और बताओ, देखो और हो सकता है कोई,
ये एक और लगा रहा था सैंपल इसमें। नहीं, क्योंकि यहाँ z बराबर 2 कर दिया ना, यहाँ HH फिक्स कर दिया, तो ये एक्चुअली सबसेट हो गया इसका, मतलब यहीं पे इंक्लूड हो गया खुद ही, ये वाला H ना इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। चेक करो एक बार। फोर्थ वाले में क्या है, तो तुम जो कह लास्ट दो है THH, एक मिनट, हाँ गुरु, ये पहला वाला भी तो आ सकता है ना तो सर। THH से लिखा है मैंने ना, THH, तो तुम HH की बात कर रहे हो, अरे तुम कह रहे हो HHH, सोचो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट के दो टॉस में 2 हेड है और पहले के 2 टॉस में कितने हेड है, 2 हेड है। लेकिन यहाँ तो एक ही चाहिए। यस सर। एक ये फेवरेबल हो गया, अपॉन x बराबर ऑलरेडी कर चुके हैं हम, तो वो तो लिख ही चुके हैं, डायरेक्ट लिख दूं, तो ये 1/8 अपॉन 4/8, तो 1/4 हो गया ये, चलो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये 1/4 आ गया, तो ये 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, तो आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ये सर नहीं होगा इतना ठंडे में। मतलब देख लो वहाँ पे समझाने के लिए किया ना, तो ये बस यहाँ से था, बस तुम्हें ये डेफिनेशन यूज करना था डिस्क्रीट में z गिवन x का, अब ये दोनों प्रॉपर्टी निकालनी थी, वो निकाले, ठीक है। तो हाँ जी, 28 के बाद किसका आंसर आ गया 31। इसमें क्या डाउट है, तो ये पूछा था बोल रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और जो कि इक्वल है सिस्टम Ax बराबर 0 के, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, देखो ये तुम्हारे पास एक कितने इक्वेशन है, 1 2 3 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, यही है ना, और वो Ax बराबर 0 के इक्वल है, सही तो है, तो तुम्हें एक सिस्टम दे दिया Ax बराबर 0, ये सिस्टम है, अब पूछ रहा है A के बारे में तुमसे, A यहाँ लिखा है ना कि A की नलिटी 2 है, A का रैंक 2 है, A डायमेंशन वेक्टर स्पेस का 2 है, या आइगन वैल्यू A का सारे पॉजिटिव रियल पॉजिटिव है, इसमें क्या दिक्कत है, देखो यहाँ से जो बनेगी हमारे पास ये सिस्टम इक्वेशन क्या वेरिएबल क्या क्या है, x y z w, कोएफिशिएंट देखो ध्यान से, तो 1 2 3 6 पहला इक्वेशन से, दूसरे से 1 1 -1 3, तो देख के ही तुम डर गए होगे, क्वेश्चन आसान है, फिर यहाँ से 1 x y z, y तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो x नहीं है ना, तो 0 1 4 3 और लास्ट है 2 3 2 9, चेक करो भाई, अब इसमें क्या डाउट है मुझे ये बताओ, इसमें क्या ही डाउट है, ये देखने से लग रहा था कि टाइम बहुत लगेगा इसलिए छोड़ ए मैट्रिक्स है, फाइंड करो, इसका रैंक निकाल सकते हो इजीली, तो रैंक के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ये रो, तो उसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके रैंक देख लो, रैंक मिल जाएगा, तो रैंक मान लो अगर 2 आ गई तो नलिटी 2 आ जाएगी, अगर रैंक 2 आएगी तो यहाँ तुम देखो एक तरीका बताया ना माइनर वाला, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तुम 3x3 का कोई एक ब्लॉक का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, वो 0 आएगा हमेशा, तुम 3x3 का कोई भी ब्लॉक लोगे ना उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, चेक करके देखो, इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकता, 3 से कम ही होगा, तो थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है ऐसे तो, लेकिन नल भाई तुम रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म टाइप का है ना, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करो, रैंक निकालो, तो रैंक ए 2 आ जाएगा, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो नलिटी 2 आ जाएगी, और डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन का मतलब तुम्हें पता है ये नल स्पेस है, तो इसका जो डायमेंशन, ये वेक्टर स्पेस V है मान लो, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन ऑफ V, इसी को बोलते हैं नल स्पेस, तो जो A की नलिटी होगी वही इसका डायमेंशन होगा, तो इज इक्वल टू नलिटी ऑफ A, और नलिटी B ऑप्शन में है, तो B ट्रू है इसीलिए C भी ट्रू है, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A, ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर स्पेस जो बनाएगा अगर, इज अ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A, और इसका जो रैंक है, तो मतलब इसका जो रैंक मतलब डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का, वो नल स्पेस ऑफ A के इक्वल है, नल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ A, तो उससे आ जाएगा, ऑल आइगन वैल्यू आर रियल पॉजिटिव, तो अब देखो यहां से आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो तुम लोग, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, आइगन वैल्यू के लिए क्या अप्रोच होगा, हाँ सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है, फाइनाइट सॉल्यूशन है नहीं,
क्योंकि रैंक इसका तो क्योंकि रैंक ऑफ ए और ये तो 2 आ गया लेस देन n है, होमोजेनियस सिस्टम है, तो रैंक ए लेस देन n है, n 4 है यहाँ पे, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब ए का रैंक 4 होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, तो इसके पास तो 0 हो जाएगा ना इसका। हाँ यस, सो डिटा करेक्ट करेक्ट, क्योंकि रैंक 2 है तो अगर इसका रैंक 4 होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, रैंक तो 4 से कम है तो डिटर्मिनेंट 0 हो गई, और डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 तो पक्का होगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, डिटर्मिनेंट हमारा ओके, तो ये पॉजिटिव कह रहा है कि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, गलत कह रहा है ना, क्योंकि हमारा तो आइगन वैल्यू 0 भी आ गया, 0 इज नॉट पॉजिटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो अगर ये भी ऑप्शन लिखा होता कि ऑल आइगन वैल्यू आर नेगेटिव तो भी ये ऑप्शन गलत होता, लिखा है ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव तो भी गलत है, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 आएगी, क्यों 0 आएगी, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो आपके पास डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, 0 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट है भाई, सब ये सब क्वेश्चन क्या फंस जाता है इसमें तुम लोगों को, ये तो सिंपल है, अब इसमें दोबारा सॉल्व करोगे पर गलत हो जाए तो, क्योंकि इसमें कुछ मैं भी कुछ ऐसा थोड़ी करूंगा जो तुम लोग नहीं जानते हो। इसमें मैंने उसका लगाया था पर बहुत बड़ा हो गया था, आंसर आ गया तो देखो मेरे भाई, जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो ना तो तुम इसका लॉग ले लो, तुम्हें याद है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन क्यों लेते हैं हम, जो एमएलई निकालते हैं तो हम डायरेक्ट लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन लॉग वहां क्यों लिया जाता है, आराम से हो जाता है सर वो डिफरेंशिएशन इजी बनाने के लिए। सेम अगर यहाँ भी वो प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डू वन थिंग कि यहाँ भी लॉग ले लो और फिर जाए करो काम, देखो करके कैलकुलेशन इजी होता है कि नहीं, उससे हिसाब करके देख लो कैलकुलेशन, सो यू कैन ट्राई दैट वे, लॉग लो और इसको नया फंक्शन मान लो gxy, अब सेम जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा वही इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अभी एक क्वेश्चन देखे थे डी वाला डाउट क्लास में आज, तुम्हारा डी स्क्वायर मैंने लिया था, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली डी डिस्टेंस कैलकुलेट करता मैं तो डिफरेंशिएशन मुश्किल होता, तो डिफरेंशिएशन इजी बनाने के लिए मैंने स्क्वायर को फंक्शन लिया। सेम यहाँ पे है कि इसको अगर यहाँ डिफरेंशिएशन मुश्किल हो रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स बेटर टू टेक दिस एंड इसको इस पे काम करो, तो क्रिटिकल पॉइंट जो इसका आएगा वो इसके लिए भी आएगा, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू डू फॉर दिस, देखो क्या होगा, ठीक है ना, तो आप ट्राई करके देखो, बताओ नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, फिर नेक्स्ट बताओ भाई, हो गया खत्म। तो लास्ट लिखा क्या है 40, रुको 40 क्या है, 40 कह रहा है, ये सब पेपर मतलब ठीक है, ये पेपर है इसमें गलतियां भी थोड़ी कम दिख रही हैं और क्वेश्चन भी ठीक है, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना बहुत ज्यादा आसान है, एक एवरेज लेवल क्वेश्चन है, मतलब जैम जैसा एक बनाया फ्रेमवर्क, ठीक है। 36 वाले को देख लीजिए, तो ये ठीक क्वेश्चन है 36 हाँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा मोस्ट का दीवार, ये वही तो क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व किया कुछ देर पहले 49 अपॉन वो वाला, इसमें सर कोई लगा वो दे रखा था क्या कहते हैं लाला, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा इसमें वो नहीं है, एक मिनट, इसमें h0 h1 नहीं है, मुझे सर समझ में नहीं पा रहे थे कि कैसे करना। अच्छा इसमें थोड़ा गलती ये हो गया है कि h0 h1 तो है ही नहीं, तो किसको टेस्ट करोगे तुम, लेकिन हाँ वो होना चाहिए, ये थोड़ा क्वेश्चन में =0 वर्सेस करने से आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे अभी ये सेम कुछ फंक्शन था ना वहाँ पे h0, ये क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है आपके पेपर में, देखो क्या दिखता है, यहाँ x लेस या क्या मोर देन a होगा शायद, अभी मैंने कैलकुलेट किया तो था जहाँ थीटा बराबर 1 वर्सेस थीटा बराबर 2 किया था, तो क्रिटिकल रीजन क्या आया था मेरे पास, नहीं सर वो तो हो जाएगा लेकिन इसमें नल हाइपोथेसिस नहीं थी। हाँ ये मिस्टेक है, सही कर रहे हो आप, इसमें वो टाइपिंग करना भूल गया है, तो ध्यान नहीं दिया कि h0 h1 क्या है, तो वो h0 और h1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसमें, तो उससे होगा ओके, तो इससे फिर ये आ जाएगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बाय न्यूमैन पियर्सन लेमा।
40 में क्या है? 40 तो इजी है। सेकंड ऑप्शन सर। अरे भाई तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या डाउट है सेकंड ऑप्शन में? ये वीके और में सॉल्व एग्जांपल है और ये बुक में होगा। तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता क्या? 1/x का पीडीएफ निकालना नहीं आता है? क्या तुम लोग इंसान है, 1/x का पीडीएफ कैसे निकालेंगे? 1/x मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा वहां पे, और उसका डिफरेंशिएशन, मतलब क्या ही इसमें दिक्कत है भाई? ट्राई नहीं करना चाहते, इसलिए कह रहा हूं एक बार फिर से सॉल्व करो। अरे कोशिश करोगे तभी जाके सॉल्व होगा। तुमने एक बार देखा, समझ लिया कि नहीं नहीं होगा हमसे, क्यों अज्यूम कर ले? तो ट्राई करके देखो क्या नया है इसमें। बी ऑप्शन में क्या है मतलब? हालांकि ये क्वेश्चन मुझे याद है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आए हैं, बाकी एग्जाम जामू में नहीं आया है, बाकी एग्जाम्स में आए हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका रेसिप्रोकल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो तुम पीडीएफ निकालो ना। मान लो W बराबर 1/y है, तो पीडीएफ और W निकालना आता है? निकालो, सेम ही आएगा। ये सॉल्व एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखो जैकोबिन या फिर उससे सीडीएफ अप्रोच से चले जाओ, ये यहाँ सॉल्व किया हुआ है इस बुक में। और ही बुक में होगा, गुप्ता तो कभी में भी होगा, उसमें भी होगा ये क्वेश्चन, गुप्ता गुर वाले में भी होगा, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां पे ये बताना चाहता है कि इसका और इसके रेसिप्रोकल का पीडीएफ सेम आता है। ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में होगा, चेक करता हूं मैं, कुछ और बुक में देखा होगा मैंने। अच्छा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन वीके रहते, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 64, बुक है वीके रोयातगिन एके एमडी सलाह वाली, ठीक है, एके एमडी सलाह जो है उसकी बुक है। इसमें पेज 64 पे एक्सरसाइज नंबर 2.5 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। मतलब बस ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसमें सॉल्व तुम करोगे तो यहाँ से ये आता है कि x और 1/x जो है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सीडीएफ अप्रोच से ट्राई कर लो, ये है तो उससे करके देखो, तुम ट्राई करके देखो सॉल्यूशन हो जाएगा। या गुप्ता बोर्ड में ये सॉल्व क्वेश्चन है, गुप्ता बोर्ड में भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बाकी बुक में मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है इसका रेसिप्रोकल का पीडीएफ भी सेम ही आएगा, तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सीडीएफ अप्रोच से जाओ, हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट, हाँ 40 के बाद 47 47, हाँ क्या डाउट है इसमें? देखो मीन लेस देन 3 कह रहे हैं, वो से आया नहीं। अरे करेक्ट, एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल। अच्छा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई 9 है, ये दे रखा है, प्रोबेबिलिटी इसका दे रखा है, तो कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ x सच दैट मीन ऑलवेज लेस देन 3 है, मतलब फाइंड द मीन ऑफ x इस तरीके से कि मीन लेस देन 3, तो मुझे मैंने मीन निकालना है ना, मेरा काम है मीन निकालना, वो लेस देन 3 पता नहीं, बट चेक करते हैं मीन निकालना। तो क्या दिक्कत है भाई, एक्स वाई जो है इंडिपेंडेंट पॉइसन है, तो इसका मतलब ये समझो कि x1 इज पॉइसन लैम्डा या x इज पॉइसन लैम्डा, y इज पॉइसन म्यू, ठीक। अब समझो फिर से, तो बताओ भाई x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x प्लस वाई हो गया आपका पॉइसन लैम्डा प्लस म्यू, और वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई 9, तो यहां से बताओ वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? लैम्डा प्लस म्यू, और ये 9 हो गया, क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा, तुम्हें पता है x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पॉइसन में? बाइनोमियल 6 कॉमा क्या होगा? ये x का पैरामीटर कितना है? लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, ये दोनों थ्योरम है, तो ये एक थ्योरम है
ये भी एक थ्योरम है जो अक्सर हम राव ब्लैकवेल में इसको यूज करते हैं। बात नहीं प्रोसीड कर पा रहे थे, मीन तेरे लेस देन ये समझ में अरे भाई ये बोल रहा है कि हो सकता है तुम सॉल्व करोगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आती होगी, एक 3 से ज्यादा आती होगी, 3 से कम आती होगी। ये बोल रहा है 3 से कम वाला फिर करो इसमें। तो मीन तो निकालो पहले, तभी तो दिखेगा क्या कहना चाह रहा है। ये वही तो बोल रहा है कि मीन ऑफ x दैट इज मीनर लेस देन 3, तो मीन 3 से कम वाला चेक करते हैं क्या है। देखो अब यहां से क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी x बराबर 3। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग ट्राई करने से पहले ही अज्यूम कर लेते हो, मतलब ट्राई तो करो। मीन निकालने पूछा, मीन तो निकालो क्या हो रहा है, फिर दिखेगा आगे क्या होगा। तो यहाँ से x बराबर 3 गिवन x प्लस वाई 6। अब इसका x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आती है बाइनोमियल में, 6c3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा लैम्डा प्लस म्यू मुझे पहले भी पता है, यहाँ 9 है तो ये पुट भी कर सकते हो तुम चाहो तो, है ना। तो ये बाइनोमियल 6 लैम्डा बाई 9 है, तो लिख लो 6c3। 6c3 कितना आता है, 654 अपॉन 620 आएगा। देखो 6c3 20 आएगा और 20 फिर लैम्डा अपॉन 9, इसका पावर 6c3 था 3, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 9 इसकी पावर 3। अब ये जो किसके किसके इक्वल है ये, तो भाई ये देखो इक्वेशन किस डिग्री का बनेगा, यहाँ से 2 वैल्यू आती होगी। अब तुम लोग ट्राई किया नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर लिए। अब ये प्रोबेबिलिटी मुझे बता रखा है 5/54 के इक्वल है। अब ये इक्वेशन है 20 लैम्डा की पावर 3, 1 माइनस लैम्डा की पावर 3, 9 की पावर 6 बराबर 5/54। अब ये सॉल्व करो, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 6 डिग्री का इक्वेशन है। इसमें लैम्डा की 6 डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तुम बताओ ऐसी वैल्यू जो 3 से कम हो, वो फाइंड करना है तुम्हें। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब बोल रहा हूँ ऐसे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे, लेकिन हमें तो रियल में इंटरेस्ट है। हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो, देखना पड़ेगा क्या है। अब यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा निकालो क्या होगा, तो 9 की पावर 6 इधर भेज दो, तो लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इस पूरे का क्यूब इक्वल है 5 इंटू 9 की पावर 6 54 और ये 20 इधर आ गया, तो 5 4 जा 20, ठीक है। 54 बढ़ जाएगा सर 9 से। 54 क्या लिख सकते हैं, तो 9 की पावर 6 है तो 9 की पावर 5 रहेगी, 6 4 जा 24। ओके और कटेगा अभी, है ना। तो यहाँ से लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 3 जो है, अभी थोड़ा 9 की पावर 5 है ना, तो इसको लिख सकता है 9 इंटू 9 की पावर 4 कर दो, 9 इंटू 9 की पावर 4, और यहाँ है 6 इंटू 4, तो 6 से 2 जा और 3 जा, ठीक है। तो बचा गया 9 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 9 हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ से क्यूब इधर भेज दो, तो क्यूब को डायरेक्ट इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा, ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो सॉल्व से एक हिम्मत करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ये है। तो यहाँ से करोगे क्यूब इधर आएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब पावर 1/3 हो जाएगा। 1/3 पावर करेंगे तो 3 की पावर 3 बचेगा अपॉन 2, 3 3 होती है 27, 27 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 27 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पास कितने रूट्स आएंगे, अब देखो एक 3 से कम होगा, एक 3 से ज्यादा होगा, 3 से कम वाला बताओ आंसर क्या है, सॉल्व करो इसको क्वाड्रेटिक से, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइज करो, जैसे भी समझ आता है वैसे सॉल्व करके डिसाइड करो। मुश्किल थोड़ी था, तुम लोग ट्राई नहीं करते, ट्राई करो, मुश्किल तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ। हो गया भाई खत्म, क्या किसने भेजा हुआ है 57 56, क्वेश्चन लिख के चले जाते हैं।
57 56 क्या है? फिफ्टी सेवन जो है एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ये ना, ये उसका है, ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल। 57 जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का है, बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल, है ना, क्योंकि 1/3 की पावर x 1/3 की पावर y x माइनस 1 y माइनस 1 ऐसा कुछ है ना, देखो। हाँ, क्योंकि पीएमएफ तुम पहचानो किसका है जॉइंट में, तो यहाँ अगर पहचानने की कोशिश करोगे नहीं, ट्राइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल में वहाँ n रहता है। ट्राइनोमियल का पीएमएफ क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल xn फैक्टोरियल xk फैक्टोरियल, इस तरह समझो। p1 की पावर x1 p2 की पावर x2 pk की पावर xk, इस तरीके से होगा। ऐसा ही 1 माइनस कर सकते हो, तो इस तरह का केस होगा ट्राइन। यहाँ n रहता है, वो ड्राइव देखो, यही तो डिफरेंस है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे n फिक्स है, जो नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम है। नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है? अपोजिट है, वहां पे नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स कर देते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल रैंडम हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल x प्लस वाई प्लस 1 वो रैंडम है। तुम नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ लिख के देखो, तुम्हें दिख जाएगा ये। तो वहां पे क्या होता है कि तो ये यहाँ पे बाईवेरिएट बाइनोमियल में ये n फैक्टोरियल रहता है, यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ये फिक्स रहता है, यहाँ ट्रायल फिक्स नहीं है। तो ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल, तुम कोई बुक खोलो, ये टॉपिक खोलो, उसमें दिख जाएगा ये पीएमएफ तुम्हें। बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ठीक है, तो इस पे ये गलत है। 55 यहाँ आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है किसी रैंडम सैंपल साइज 4 की, पीडीएफ है e की पावर थीटा माइनस एक्स। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 0 है ना, थीटा माइनस नहीं ये होगा e की पावर माइनस एक्स होगा। अच्छा, थीटा कहाँ है फिर? ओके, थोड़ा सा मिस्टेक तो किया इन लोगों ने, क्योंकि देन mle ऑफ थीटा स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। तो ये पीडीएफ ठीक नहीं है, क्योंकि पीडीएफ अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको 1 नहीं देगा, है ना। पीडीएफ अभी अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी में ना, तो ये आंसर e की पावर थीटा देगा पीडीएफ। हाँ, e की पावर थीटा ही हुआ है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा इसको मैनेज करने की जरूरत है। तो पीडीएफ क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअली इसमें मिस्टेक है। तो ये पीडीएफ मुझे ऐसा लगता है कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश किया है। सो थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, या तो ये होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि mle ऑफ, तो इस केस में बताओ इसका mle क्या निकल के आता है? देखो एक्सपोनेंशियल में mle क्या मिलता है? यहाँ 1/x बार आता होगा शायद, देख लो। इस वाले पीडीएफ के लिए mle क्या होगा, है ना। तो इसका कुछ mle 1/x बार आता होगा, इसका mle है 1/x बार। एंड ठीक है, तो पुट करो वैल्यू यहाँ से। अगर ये mle थीटा का है, किसका mle है? थीटा का। तो ये यहाँ से x बार निकाल लो, क्या होता है इसको डिवाइड करके देखो, कुछ वैसा होगा। तो और थीटा 0.95 आ रहा है और mle ऑफ थीटा स्क्वायर होगा 1/x बार का होल स्क्वायर। तो पहले इस सबको सम करो, कितना है? 1.1 0.5 1.4 1.2। और 4.2 4 हो जाएगा 4.2। ये आपका समेशन xi है, x बार हो जाएगा अपॉन 4। तो ये x बार की वैल्यू है। तो यहाँ से x बार इज दिस 4.2 अपॉन 4।
फिर 1/x बार का स्क्वायर निकाल दो, और ये पीडीएफ होगा तो उसके हिसाब से। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन तो आसान है ना, बट आप क्योंकि एक कोई पीडीएफ आपको दे दिया तो यू नो हाउ टू फाइंड एमएलई कर लोगे ना। बस यहाँ पीडीएफ गलत है इसलिए आप पूछ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मिस्टेक पीडीएफ में है। अदरवाइज यू नो हाउ टू फाइंड एमएलई, मेन अप्रोच पता होना चाहिए। कोई पीडीएफ है तो एमएलई कैसे निकालते, लाइक फंक्शन लिखेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। नेक्स्ट बताइए, और कुछ रह गया किसी का? 53 3 में है। अच्छा, तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या करना है, इंटीग्रेट तो करना है, क्यों डर लग रहा है इसमें? ट्राई करो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे क्या दिक्कत आ रही है? सर किए थे के तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। केपी के इज पी क्या है यहाँ पे? केपी है, के कुछ और है, के पाई होगा, कुछ ऐसा है क्या? आपके देखो उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों के पोर्टल में? 53 के पाई दिख रहा ना? हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा खोलने में कुछ जगह थीटा जैसे क्यू दिखता है, तो के पाई है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम है, तो के पाई है। तो क्या दिक्कत क्या होती है? आसान सा क्वेश्चन है, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो इसलिए आंसर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें सिंपली हम x स्क्वायर y स्क्वायर को r स्क्वायर रख देंगे, dy dx को r dr dθ ग्राफ बना के r और थीटा की लिमिट लिख देंगे। अब जिन लोगों ने सफिशिएंटली बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के किए हैं, एटलीस्ट सिर्फ py भी किया है, तो उनको एक आइडिया तो है तुम्हें कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो उसी आइडिया पे इसको अप्लाई करके देखो, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन ठीक ठाक करोगे आंसर ठीक आएगा, नहीं तो इसमें आंसर गलत है, अगर आपने सही किए तो इसका गलत होगा। ये हाँ जी, नेक्स्ट 51 जी, an सीक्वेंस है an प्लस, हाँ चलो इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो क्वेश्चन 51, तो यहाँ पे आपके पास है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 3 टाइम, अगर मैं n से डिवाइड कर दूं इसको तो क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा 1 माइनस 2/n, इस पूरे की पावर n और इस पूरे की पावर फिर 1/n है, और ये मिला के 3/5 है। ओके, मुझे ये बताओ सिर्फ इसका लिमिट क्या होता है n टेंस टू इंफिनिटी पे? टू द पावर -2। जब इक्वेशन नहीं रखा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, इस n को मैं उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है? सर इसको भेज के स्क्वायर कर देने के बाद हो जाएगा। n को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो n को जब उधर भेज देंगे हम लोग तो लिमिट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ क्या होगा, देखो ऐसा होगा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 3 1 माइनस 2/n की पावर n का मॉड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3/5 का पावर n, क्योंकि हमें इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन का एडवांटेज ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, तो पावर दोनों तरफ पावर n कर दिया तो 1/3 हो गया। और इसकी लिमिट क्या होती है जी? क्या लिमिट है ना? सो दिस इज 0, एंड जब 0 है तो यहां से इसको जस्ट अब आपके पास ये आ गया, इस पे लिमिट लगाओ, तब मॉड, मेन प्रॉब्लम मॉड का है, लेकिन राइट साइड तो 0 है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मॉड ऑफ लिमिट इज इक्वल टू 0, तो कोई फर्क तो है नहीं, मतलब मॉड हटा दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सो लिमिट ऑफ an n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस इसका लिमिट बताओ जी, 3 e की पावर -2 बराबर 0। अब यहां से निकाल लो, हो तो गया, ठीक है? तो इक्वेशन दिया तो उसका फायदा ये कि हटा दो 1/n को उधर कर दो। हालांकि ये पेपर ठीक था, दिस पेपर वाज गुड, में मिस्टेक कम थे, क्वेश्चंस अच्छे थे इस पेपर में और मिस्टेक कम थे, क्वेश्चंस मतलब अच्छे अच्छे हैं, तो यहां से आ जाएगा। इससे आ जाएगा, ठीक है? और है क्या किसी का? सर 50 बता देना। 50
ओके सो 50 जो है x1 x2 x3 देखो इजी क्वेश्चन है, फिर से आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या डाउट है शान बताइए, इसमें क्या डाउट है आपको? सर इसमें बाई के समझ नहीं आ रहा, बाई का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन वही है। अच्छा ओ एक मिनट, एक्चुअली लिखा नहीं है अच्छा यहाँ अभी अभी मैं इसकी तारीफ कर रहा था यहाँ है ना, क्या बोल रहा है x1 x2 x3 x4 भी नो, एक्चुअली साइज अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है यहाँ पे। अब कर पाएंगे ना, xi yi दोनों नॉर्मल 0 1 है, वहां गलती से xi बिलोंग्स टू दिया है कि रेस्पेक्टिवली नॉर्मल 0 1 ऐसा है, एक्चुअली ये लिखने का जरूरत नहीं था। तो दिस एंड दिस आर IID। अच्छा IID है ना, तो आपको क्यों ढूंढना, IID का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो xi का है वही yi का है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो chi स्क्वायर 4 अपॉन chi स्क्वायर 3, ठीक है ना। IID का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो है तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, हो जाएगा करो इसको, chi स्क्वायर है ना, chi स्क्वायर अपन chi स्क्वायर f में चला जाएगा, ये f में चला जाएगा तो f का फॉर्मूला यूज कर लो मीन का। हाँ जी नेक्स्ट बताइए, किसी का रह गया हो तो। अरे क्वेश्चन ये ठीक था, एवरेज पेपर था इसका। आंसर कर दिया है ना, आंसर 3 होगा ना। अच्छा चलो देखते हैं फिर। तो एक्सपेक्टेशन ये आपका है chi स्क्वायर 4 अपॉन chi स्क्वायर 3। तो अभी क्या करना है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 यहाँ 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आ गया, वो जो एक्सपेक्टेशन 4/3 तो बाहर रखो, ये क्या बनाएगा, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है दोनों सैंपल, तो f4,3 4/3, बताइए ठीक से फॉर्मूला, f4 का क्या होता है? 3/3 minus 2 3/3 हाँ minus 2 सर 4/3 से इंटू करना वो है। हाँ वही ना, तो ठीक से कैलकुलेशन करो, एग्जाम में ये सब गलती करोगे मार्क्स कटेगा। तो आप देखो कैसे बनेगा, है ना, उससे फॉर्मूला लगाओ इसका और इनटू आ जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन ठीक था, इसमें थोड़ा एवरेज से ऊपर अच्छे क्वेश्चंस, टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस थे ढंग से। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे ज्यादातर लोग वो है जो सिर्फ एक बार सॉल्व करते हैं पेपर, अरे एक बार टेस्ट के दौरान किया उसके बाद फिर से सॉल्व कर दो। ज्यादातर क्वेश्चन जो तुमने डाउट पूछे है ना, वो तुम खुद ही कर लेते। अगर इसी पेपर को तुम दोबारा सॉल्व करते तो ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही तुम कर लेते, तुम्हें डाउट पूछने की नौबत ही नहीं आती। इसमें 1 2 3 क्वेश्चन ही होगा जिसमें तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ती, क्योंकि डाउट ज्यादातर वही लोग पूछ रहे हैं सिर्फ एक बार सॉल्व किए उन्होंने, कि आपने मॉक टेस्ट दौरान सॉल्व किया, जो गलत हो गया आपको लगता है नहीं आता, एक्चुअली वहां गलत हो गया किसी मिस्टेक की वजह से। आप उसी पेपर को दोबारा सॉल्व करो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके टेस्ट के दौरान गलत हुए ना, वो आप ठीक कर दोगे। एक्चुअली ये वहाँ टाइम की वो रहता है, टाइम बाउंड में नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, बाद में करोगे हो जाएगा। इसलिए हर मॉक टेस्ट को 2 बार सॉल्व करो, एक बार ड्यूरिंग टेस्ट, एक बार आफ्टर टेस्ट, फिर डाउट क्लास में आओ। ये है सर 51 वाला है वो कर कीजिए। ये रहा 51 सर इसमें जो मॉड में जो वैल्यू लिखी है, जी। अगर इसको हम an माने तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मॉड an का पावर 1/n को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मॉड an। एक मिनट, किसको मैं n मानूं, इस पूरे को? हाँ हाँ ठीक है, फिर इसको मैं an बोल देता हूँ या bn बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ ये सर जो उसके पावर पे 1/an है उसको हटा के भी तो उतने के बराबर ही लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। नहीं, एक मिनट, इसको हटा के क्यों लिखेंगे, ये पता है कहाँ गया, इसको मैंने कहाँ शिफ्ट किया, मैंने यहाँ शिफ्ट किया ना इसको। हाँ सर समझ रहे हैं आप कैसे किए हैं। हाँ अच्छा, लेकिन इसकी लिमिट नहीं, प्रॉब्लम ये होगा, इसकी वजह से लिमिट की प्रॉब्लम आएगी। अगर हम अच्छा n इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 1/∞ ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम लिमिट यहाँ यूज करें और यहाँ ना करें, ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं दोनों एक साथ करना पड़ेगा। ओके एक मिनट, तो जैसे आप जो कहना वो 1 हो जाएगा फिर उस केस में,
आप जो कह रहे हैं ना उसके हिसाब से ही हो जाता। मान लो इसकी लिमिट l है और इसकी लिमिट e की 3 की पावर -2 है, इसका मॉड 1/n है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ n पुट करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको पुट। तो एक साथ सारी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर सकते हम। तब भी लिमिट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उसको हटाया मैंने, क्योंकि वो इधर आके 0 बना दिया, इससे हो गया। ठीक है ना, तो दोबारा सॉल्व करो इसको, और अगर अभी भी डाउट रह गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पूछना है बताओ, अभी आधा घंटा मतलब 9:30 तक हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, अगर कुछ और रह गया हो किसी का तो। नहीं तो फिर से एक बार सॉल्व करो, ये अच्छा टेस्ट लगा। अब तक जितना डिस्कस किया है उसमें सबसे अच्छा टेस्ट ये था, मतलब इसमें गलतियां भी कम थी और क्वेश्चन अच्छे थे और क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, बहुत अच्छा मतलब बनाया है पेपर इसमें, जिसने भी बनाए हैं ये है। आगे के टेस्ट बेटर ही होंगे जो अभी अपलोड हो रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद करेक्शन शुरू होता है, आगे के टेस्ट और अच्छे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सारे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, कम मार्क्स भी आ रहे हैं फिर भी सारे टेस्ट दो, कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी टेस्ट देते रहो। आप टेस्ट सॉल्व करते रहो, कोशिश करो जितने टेस्ट है सारे अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद गलतियां ढूंढ के उसको सीखो, ताकि फ्यूचर में हेल्प करे। फ्यूचर में कहीं ना कहीं एग्जाम में तो हेल्प करेगा ना जो भी हम सीखेंगे। तो एक बार टेस्ट दो, फिर दोबारा सॉल्व करो, गलतियों से सीखो। अब जहाँ से भी सीख सकते हो, दोस्त से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो कहीं, बट सीखो मिस्टेक से। एंड देन नेक्स्ट टेस्ट दो, ऐसे करके डेली टेस्ट कोशिश करो जितने टेस्ट है अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि हालांकि एग्जाम के 1 महीने ही बचे अब तो, है ना, अब तो दिन कम ही हो रहे हैं, तो जितने कर सकते हो उतने टेस्ट अटेम्प्ट करो। PYQ एकदम घोर के पी जाओ, मतलब एक एक क्वेश्चन तुम्हें टिप हो, इसमें कई सारे क्वेश्चन PYQ के पैटर्न पे हैं और उसमें भी लोगों ने डाउट पूछे हैं। इसका मतलब वो लोग हैं जो PYQ नहीं किए हुए हैं या किए हुए हैं तो उनको उस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं है वो, कि वो एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ फंस रहे हो तो वहाँ भी फंसोगे। तो PYQ पे कॉन्फिडेंट बनो, PYQ रिपीटेडली सॉल्व करो, मॉक टेस्ट रिपीटेड। बेटा आइडिया यही होता है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, थोड़े थोड़े करके होगा। थोड़े तो कैसे होगा, डेली एक मॉक टेस्ट एक PYQ, डेली मॉक, तो इस तरह से 1 महीने में तुम बहुत कुछ कर लोगे, फिर तुम्हें लगेगा बहुत कुछ तुमने पिछले 1 महीने में किया है। सो जस्ट एक दिन में एक मॉक टेस्ट एक PYQ ऐसे कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी बात है, देख लो कैसे कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। अब कल डिस्कस होगा मॉक टेस्ट 14 का, ये 13 का था, कल मॉक टेस्ट 14 डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस रह गए 6 to 7 कल डाउट क्लास होगी, उसमें आप पूछ सकते हो। चलिए थैंक यू। हाँ